So, hello people, this is your channel CTV, and in this video, we are going to do the questions of company audit. See, company audit में इस पर्टिकुलर PDF में MCQs भी है, Q&As भी है, ठीक है। हमारे पास पर्टिकुलर नोट्स भी है। हम क्या करेंगे कि जो हम ऑब्वियसली बातें करते ही है कि जो भी हमने नोट्स के जो भी हम क्वेश्चन एंड आंसर के स्कैनर से जो भी हम क्वेश्चन करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि हमारे नोट्स पढ़ के हमसे वो हो जाए। और इन केस कभी लग रहा है कि नोट्स में कुछ कंटेंट मिसिंग है, तो ऐसे केस में हम वो जो है कंटेंट वो यहाँ से निकाल के हम जो है इधर पुट कर देंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, क्योंकि पहले 13 क्वेश्चन इधर MCQ से, ठीक है। टोटल 78 क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 14 हम चालू करते हैं। एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल में इन्वॉल्व है, ठीक है। मिनरल या एक्सट्रैक्ट करती है। अब ये क्या वाटर पंप आउट करती है इन द फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है। जो भी वाटर रहता है, कंपनी पंप आउट वाटर, ये वाटर को डाइवर्ट करती है थ्रू अ वाटर कोर्स कंस्ट्रक्टेड बाय इट। इन्होंने ही एक वाटर कोर्स बनाया है, ठीक है, नियर बाय विलेजेस में, ठीक है। एंड द वाटर इज़ अलाउड टू बी यूज। अच्छा, फिर वो एक तरीके से मान लो कि टंकी बनाई है और फिर बाद में जो विलेजेस उस वाटर को यूज़ करते हैं, तो वो टंकी बनाने में 5.25 करोड़ है। अब क्या बताओ कि ये CSR एक्सपेंडिचर है। अब देखो, CSR एक्सपेंडिचर जो है ये ऑडिट में, कंपनी ऑडिट में नहीं आना चाहिए था। ये 139 से 148 समझ में आता है। अभी सेक्शन 135 CSR जो है, अभी इन्होंने कंपनी ऑडिट में अकाउंट्स के भी क्वेश्चन घुसा दिए। अब ये अकाउंट्स ये CA फाइनल लॉ के ओल्ड सिलेबस में है, पर फिर भी हम ये क्वेश्चन करते हैं। देखो CSR, देखो कंपनी के जो CSR रूल्स है, राइट, वो मैंडेट करता है कॉर्पोरेट एंटिटी को कि जो एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हैं फॉर CSR शुड नॉट बी द एक्सपेंडिचर। ये वो एक्सपेंडिचर नहीं होने चाहिए, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाले एक्सपेंडिचर नहीं होने चाहिए। तो देखो हमने ये भी इनकॉर्पोरेट कर लिया कि CSR एक्सपेंडिचर में जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो नहीं आते, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सी बात है कि इनको जो है कि वाटर को जो है पंप आउट करते हैं और डाइवर्ट करते हैं वाटर को, क्योंकि जो भी निकाला है अब डाइवर्ट तो करना पड़ेगा, तो उन्होंने वाटर कोर्स बना दिया। तो वही लिखा हुआ है कि इन द इंस्टेंट केस पूरा इन्होंने समझा दिया। कंपनी हैज़ डिस्क्लोज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, वो CSR एक्सपेंडिचर बता दिया। तो जो सही नहीं है, ठीक है, तो ऐसे कैसे, क्योंकि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में खर्चा है, तो ये CSR एक्सपेंडिचर बनाना ये इनकरेक्ट है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, T&A कंपनी फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंटेड बाय C&AG। तो C&AG ने अपॉइंट किया कि तुम स्टैट्यूटरी ऑडिट कर लो एक रेयर एयरलाइंस का। दे वुड लाइक टू चेक सर्टन मैंडेटरी पॉइंट्स, तो उनको कुछ सर्टन मैंडेटरी प्रोप्राइटरी पॉइंट्स, मैंडेटरी और प्रोप्राइटरी पॉइंट्स चेक करना है। देखो मैंडेटरी है तो 143(3) आ जाता है, और रही बात है प्रोप्राइटरी की, तो देखो तो प्रोप्राइटरी से 143(1) याद आता है। पर ठीक है, इन्होंने मैंडेटरी प्रोप्राइटरी बोला है तो 143(1) इन्होंने बोल के रखा है। एरियाज चेक टू मीट दिस रिक्वायरमेंट। अब ये रिक्वायरमेंट मेरे को मीट करनी है ना, तो कौन कौन से एरियाज चेक करने पड़ेंगे। देखो एक तो होता है कि प्रोप्राइटरी पॉइंट लिख के आगे बढ़ जाओ, दूसरा ये होता है कि मैंने प्रोप्राइटरी पॉइंट लिखे हैं, अब मेरे को कौन से एरियाज चेक करने पड़ेंगे इसके लिए। तो पहले हम जो है ओवरव्यू ले लेते हैं, ये सारे जो पॉइंट्स है इनका ओवरव्यू ले लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स, ये पॉइंट्स इनके बारे में। सबसे पहले लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, पहला पॉइंट है लोन्स एंड एडवांसेस के रिस्पेक्ट में। दूसरा पॉइंट है बुक एंट्री के रिस्पेक्ट में। तीसरा पॉइंट है शेयर डिबेंचर इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में, इन्वेस्टमेंट इन शेयर डिबेंचर। फिर आता है पर्सनल एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में। चौथा आता है लोन्स एंड एडवांसेस। फिर पाँचवा आता है पर्सनल एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में। एंड छठा जो है, छठा वापस शेयर्स के रिस्पेक्ट में आता है, ठीक है। तो पहला लोन्स एंड एडवांसेस, दूसरा बुक एंट्रीज, तीसरा है सिक्योर्ड लोन्स एंड एडवांसेस, 1 सेकेंड, तीसरा है शेयर डिबेंचर, चौथा वापस आता है लोन्स एंड एडवांसेस, पाँचवा पर्सनल एक्सपेंडिचर रहता है, और जो हमारा छठा रहता है वो छठा रहता है हमारा शेयर्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो लोन्स एंड एडवांसेस के 2 रहते हैं, शेयर्स के रिस्पेक्ट में 2 रहते हैं, वो ऐसे करके हमारे 6 पॉइंट होते हैं। देखो पहला पॉइंट कि वेदर द टर्म्स ऑन विच लोन सिक्योर लोन्स एंड एडवांसेस हैव बीन मेड। तो आपने लोन्स जो भी आपने दिए हैं, ठीक है, हैव बीन मेड अगेंस्ट सिक्योरिटी, मतलब आपने दिए हैं तो साथ में आपने सिक्योरिटी ली है कि नहीं ली है, ठीक है। तो सबसे पहले जो लोन्स है हैव बीन मेड आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, ठीक है। पहले तो वो सिक्योर्ड होना चाहिए और प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी होना चाहिए, ठीक है। तो प्रीजुडिशियल मतलब कि आपको ये देखना है
कि वेदर जो सिक्योर्ड लोन्स एंड एडवांसेस है, ठीक है, वह प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी और मेंबर्स, क्या वो प्री जुडिशियल है, होना नहीं चाहिए, क्या वो प्री जुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड मेंबर। बेटर है इसको ऐसा लिखना चाहिए कि वेदर लोन्स एंड एडवांसेस क्या सिक्योर्ड है कि नहीं है। देखिए, वेदर लोन्स एंड एडवांसेस आर सिक्योर्ड एंड वेदर लोन्स एंड एडवांसेस आर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी और मेंबर। ठीक है, अब ये पता करना है कि लोन्स एंड एडवांसेस सिक्योर्ड है या क्या प्री जुडिशियल है, इसको पता करना है। देखो, सिंपल सी बात है कि जो लोन के टर्म्स है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे कि भैया सिक्योरिटी कितनी है, क्या है जो भी है, फिर उनका रिपेमेंट पीरियड है, ये सब चीज़ें रहती है। ऑडिटर को तो इंक्वायर करना है कि जो टर्म्स हैं, जिस टर्म्स में आप लोन दे रहे हो, क्या वो प्री जुडिशियल है क्या। तो हमको यार ये देखना है कि वेदर जो टर्म्स एंड है ना, लोन्स एंड एडवांसेस के जो टर्म्स है वो सिक्योर्ड है कि नहीं। सबसे पहले तो वो सिक्योर्ड है कि नहीं, और दूसरे वो जो है वो बाकायदा जो टर्म्स है वो एकदम प्री जुडिशियल तो नहीं है, वो प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एज वेल एज स्टेक होल्डर ऑल्सो। ठीक है, नॉट ओनली टू द कंपनी बट ऑल्सो टू द शेयर होल्डर। तो हमने इधर सिर्फ कंपनी लिखा था, हम इधर शेयर होल्डर भी लिख लेते हैं। अब दूसरा है बुक एंट्रीज। इधर भी हमको ये सोचना है कि जो ट्रांजेक्शन है जो रिप्रेजेंटेड मेयरली बाय बुक एंट्रीज है, जो बुक एंट्रीज वाले ट्रांजेक्शन है, क्या वो प्री जुडिशियल है। पहले हमने देखा कि लोन्स एंड एडवांस सिक्योर्ड है कि नहीं है, वो क्या लोन्स एंड एडवांस प्री जुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड मेंबर। इधर भी देखा जा रहा है कि जो बुक एंट्रीज है क्या वो प्री जुडिशियल है, और इधर सिर्फ जो है प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी देखा जा रहा है। आपको भी पता है कि बुक एंट्रीज कुछ होती है, मतलब वो अनसपोर्टेड बाय ट्रांजेक्शन्स होती है, राइट। तो ऐसे केस में जो है ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करना पड़ता है, ऑडिटर को जो है जुडिशियसली कंसीडर करना पड़ता है। तो ऑडिटर हैज़ टू अप्लाई प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है, ऑडिटर हैज़ टू अप्लाई प्रोफेशनल जजमेंट एंड जुडिशियसली कंसीडर कि वेदर बुक एंट्रीज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। अब तीसरा पॉइंट ऐसा आता है हमारा शेयर्स एंड डिवेंचर के रिस्पेक्ट में। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिवेंचर, ये वो है, तो ये बोल रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर वो सारी कंपनीज जो कर रही है अदर देन बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो इन्वेस्टमेंट करी शेयर्स और डिवेंचर में, क्या इन्होंने जब बेचा है तो क्या कॉस्ट से पहले नीचे बेचा है क्या। और यही हमने इधर लिखा है कि जो कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी, बैंकिंग कंपनी छोड़ो, इन्वेस्टमेंट कंपनी भी छोड़ो जो दिन रात इन्वेस्टमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी, बैंकिंग कंपनी छोड़ो, हम तो ये बोल रहे हैं कि इसके अलावा जो कंपनीज है उनके पास जो भी एसेट्स है, शेयर, डिबेंचर, सिक्योरिटी, क्या उन्होंने कॉस्ट से नीचे पे बेचा है क्या। क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई परचेस प्राइस से नीचे पे क्यों बेचेगा, ठीक है। तो एक रीजनेबलनेस होनी चाहिए अगर बेच रहे हो तो जो डिसीजन है उस डिसीजन में रीजनेबलनेस होना चाहिए। तो रीजनेबलनेस ऑफ डिसीजन शुड बी देयर, इसलिए ऑडिटर को ये सब चेक करना रहता है कि ऐसे कौन से सर्कमस्टेंस आगे थे जिसके कारण जो है कंपनी वॉज प्लेस्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द सेल, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द सेल, मतलब कौन से सर्कमस्टेंस आगे थे कि कंपनी को परचेस प्राइस के नीचे पे सेल करना पड़ा, राइट। तो ऑडिटर को जो है अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ेगा, उसको इंक्वायर करना पड़ेगा सर्कमस्टेंसेस को, ठीक है। तो देखो, हमने इधर भी ये पॉइंट ऐड कर दिया कि ऑडिटर इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्वायर इनटू सर्कमस्टेंसेस, उसको सर्कमस्टेंसेस को इंक्वायर करना पड़ेगा एंड चेक करना पड़ेगा क्या रीजनेबलनेस ऑफ सच डिसीजन, ठीक है, कि जो डिसीजन है उसमें रीजनेबलनेस देखनी पड़ेगी कि ये डिसीजन क्यों लिया गया, क्या ये रीजनेबल है कि नहीं है। तो क्या हो गया, एक तो लोन्स एंड एडवांसेस, दूसरा हो गया बुक एंट्रीज, तीसरा हो गया इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर। पहला, क्या लोन्स एंड एडवांसेस सिक्योर्ड है, क्या उसके टर्म्स प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड शेयर होल्डर, वेदर बुक एंट्रीज वही है सेकंड वाला पॉइंट कि ट्रांजेक्शन जो रिप्रेजेंट बाय बुक एंट्रीज है आर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। फिर तीसरा कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अदर देन बैंकिंग कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स वह सोल्ड लेस देन परचेस प्राइस, ठीक है। ये तीसरा हो गया। अब चौथा जो है वापस से लोन्स एंड एडवांसेस का आ जाएगा कि वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी। अब ये लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, चलो पहले भी दिए ही थे, इधर लिखा हुआ है कि लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय कंपनी हैव बीन शोन एज डिपॉजिट, क्या उनको उसको डिपॉजिट बता के रखा है, ठीक है। अगेन कंसिडरिंग द प्रोप्राइटरी एलिमेंट, रैशनलाइजेशन ऑफ प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस गिवन बाय कंपनी, एक प्रॉपर डिस्क्लोजर तो होना ही चाहिए। तो इंक्वायर करो कि वेदर लोन्स एंड एडवांसेस शोन एज डिपॉजिट, ठीक है। तो वापस से रिपीट करता हूँ कि वेदर लोन्स एंड एडवांसेस वो सिक्योर्ड है, क्या टर्म्स प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड शेयर होल्डर्स है, ट्रांजेक्शन जो रिप्रेजेंटेड बाय बुक एंट्री क्या प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, विद इन्वेस्टमेंट इन शेयर अदर देन, ठीक है, बैंकिंग कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हो रहे हैं क्या वो लेस देन परचेस प्राइस है,
ठीक है। इन्वेस्टमेंट ओके 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 इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जो है वो अगर सोल्ड कर रहे हैं तो क्या लेस देन परचेज प्राइस है, और सी शेयर्स के साथ डिवेंचर सिक्योरिटी सभी आ जाता है, ठीक है। क्या वो सोल्ड हुए लेस देन परचेज प्राइस, राइट। फिर वेदर लोन्स एंड एडवांसेस का उसको डिपॉजिट जैसे दिखाया है, राइट। अब देखो ये हो गया हमारा। अब आता है पर्सनल एक्सपेंडिचर। वेदर पर्सनल एक्सपेंडिचर हैव बीन चार्ज टू रिवेन्यू अकाउंट, क्या आपका जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है कि आपने उसको रिवेन्यू अकाउंट में चार्ज करा है, तो ऐसे केस में आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंडिचर, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो पर्सनल एक्सपेंडिचर रहते हैं, ठीक है, वो पर्सनल एक्सपेंडिचर रहते हैं, पर उसको जो है पर वो पर्सनल एक्सपेंडिचर होकर भी नहीं होते, इन द सेंस हो सकता है टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में देकर रखा हो। तो वेदर पर्सनल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रिवेन्यू अकाउंट, तो पहले ये चेक करो कि पर्सनल है कि नहीं है। पर्सनल तभी होंगे जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अरेंजमेंट में ये सब नहीं होगा। तो ऑडिटर हैज़ टू चेक द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। क्या एक्सपेंडिचर उनके कॉन्ट्रैक्ट में है तो उनके कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, तो ये पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं है। तो एक हो गया कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। एक हो गया कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, पर यार एक नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस तो होती है ना, ऐसे खर्चे होते हैं, तो देखना है। तो देखो एक तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट, एक हो गया कि क्या बिजनेस प्रैक्टिस है, सी कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस। अब बात कॉन्ट्रैक्ट की करें तो डीड की भी कर देते हैं, ठीक है। तो क्या अपॉइंटमेंट के टर्म्स, चार्टर्स, तो ठीक है हम उसको ABCD करके कर देते हैं, ठीक है। ए से हो गया क्या आर्टिकल में ऐसा दे के रखा है, क्या ऑथराइजेशन है, क्या अपॉइंटमेंट के टर्म्स ऐसे हैं, ठीक है। बी से बिजनेस प्रैक्टिसेस हो गए, सी से क्या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, क्या चार्टर में ऐसा दे के रखा है। यूजुअली ये सब इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि पर्सनल एक्सपेंडिचर लोग P&L में डालेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, यही है, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, यही लिखा हुआ है कि पर्सनल एक्सपेंडिचर चार्ज करेंगे जो है इनटू बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ, डिस्टॉर्ट दी प्रॉफिटेबिलिटी। तो ऑडिटर को ये सब चेक करना पड़ता है कि वेदर देयर इज अ प्रॉपर ऑथराइजेशन, वेदर द एक्सपेंडिचर टू मीट सच एक्सपेंडिचर इज गिवन इन आर्टिकल्स या अपॉइंटमेंट टर्म्स में है, ठीक है। क्या कॉमन बिजनेस प्रैक्टिसेस है, चार्टर है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, ये सब चीज़ें देखो, ठीक है। अब देखो वापस शेयर से डिवेंचर वाला आ गया। अब सी उधर था इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ठीक है। अब इधर थोड़ा सा अलग है। सी क्या लिखा हुआ है, इन केस इट इज़ स्टेटेड इन द बुक्स एंड पेपर ऑफ द कंपनी दैट शेयर हैज़ बीन अलॉटेड, ओके शेयर को अलॉट किया है कैश में, तो क्या आपको कैश रिसीव हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अलॉटमेंट, और कभी आपको कैश रिसीव नहीं हुआ है तो वेदर द पोजीशन, वो पर्टिकुलर पोजीशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड बैलेंस शीट वो करेक्ट है, रेगुलर है, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। तो वही वेदर शेयर अलॉटेड फॉर कैश है तो क्या कैश रिसीव हुआ है, ठीक है। और कैश कभी रिसीव नहीं हुआ है ऐसे केस में, तो पोजीशन जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपरली जो है प्रॉपरली करेक्ट है कि नहीं, पोजीशन रेगुलर, मिसलीडिंग तो नहीं है। तो ठीक है हमने देख लिया, और इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो ओवर होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, बड़ा क्वेश्चन है, सारे के सारे पॉइंट्स रिवाइज हो गए। अब देखो जेड लिमिटेड उसने अपनी रेम्यूनरेशन पॉलिसी चेंज कर दी, ठीक है। अब प्रोवाइड करते हैं 12% कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF ऑन लीव इनकैशमेंट ऑल्सो, ठीक है। एज पर लीव इनकैशमेंट पॉलिसी सी जेड ने चेंज करी इट्स एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन पॉलिसी 1 अप्रैल से टू S प्रोवाइड फॉर 12% कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF ऑन लीव इनकैशमेंट ऑल्सो, और एज पर लीव इनकैशमेंट पॉलिसी द एम्प्लॉय कैन ईदर यूटिलाइज और इन कैश एज ऑन 31 मार्च 18, मतलब कि वही, एंड कंपनी ने ऑब्टेन एन एक्चुअल वैल्यूएशन, तो एज ऑन 31 मार्च कंपनी ने ऑब्टेन करा एक्चुअल वैल्यूएशन फॉर लीव इनकैशमेंट लायबिलिटी। हाउएवर इट डिड नॉट, देखो कंपनी ने तो ऑब्टेन करा एक्चुअल वैल्यूएशन, हाउएवर इट डिड नॉट प्रोवाइड 12% PF कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन इट। जो ये बोल रहे थे कि प्रोविडेंट फंड ऑन लीव इनकैशमेंट, पता चला कि ये तो करते ही नहीं थे, ठीक है। तक एक्चुअल वैल्यूएशन करा था लीव इनकैशमेंट लायबिलिटी का, और पता चला कि 12% PF कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें प्रोवाइड नहीं करते। ऑडिटर वांट्स इट टू बी प्रोवाइड, वो बोल रहे क्या प्रोवाइड करो, आपने करा नहीं। पर मैनेजमेंट ने रिप्लाई करा कि एज एंड व्हेन द एम्प्लॉय अवेल्ड लीव इनकैशमेंट, कि जैसे ही एम्प्लॉय जो है लीव इनकैशमेंट को अवेल करता है PF कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। वो बोल रहे हैं कि हमको थोड़ी ना पता कि सामने वाले ने अवेल करा कि नहीं करा, तो हमको ये पता नहीं रहता है। तो वो अवेल करेगा लीव इनकैशमेंट कि उसको यूटिलाइज करेगा, क्या करेगा हमको नहीं पता रहता। तो जैसे वो अवेल करता है हम तभी इसका जो है PF में डालते हैं। अब ये किस हिसाब से ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज का आ गया बिल्कुल समझ में नहीं आया। ये तो उन्होंने AS 15 लगा दिया। मैं तो डायरेक्ट इसका आंसर बोल देता हूँ, उसका आंसर क्या है। तो जो ऑडिटर है वो सही बोल रहे हैं कि आपको तो प्रोवाइड तो करना पड़ेगा। तो ठीक है हम तो बेटर है कि आगे बढ़े, क्योंकि ये AS 15 है, ठीक है। ये इसका ऐसे काम का नहीं है इधर।
इन्होंने सिर्फ इधर बात करके रखी है वो शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एक्सपेंसेस की, और जिसमें बोल दिया है कि शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एक्सपेंसेस, इनफैक्ट ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है, ठीक है, ये इन द फॉर्म ऑफ कंपेंसेटेड एक्सपेंसेस है, और ये एक्यूमुलेटिंग नेचर के हैं, ठीक है। तो एक्यूमुलेटिंग नेचर में है, तो आप ये मत देखो कि सामने वाले ने अवेल करा है कि यूटिलाइज़ करा है, अगर उसने सर्विस रेंडर कर दी है आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। सी अगला आता है कि एक्सीडेंट लिमिटेड अ कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, इनफैक्ट लिस्टेड भी है, इसके पास स्कीम है। अब ये भी एस 15 के रिस्पेक्ट में आ गया, इसको पता नहीं क्यों कंपनी ऑडिट में लेकर आए, बकवास। अगला क्वेश्चन, 1 सेकेंड, हाँ, सी लिमिटेड ने अपॉइंट करा सीए को, तुम ऑडिटर बन जाओ करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, कंपनी ने ऑफर करी है ऑफर्ड टू हिम, तो सी अपॉइंटेड है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ठीक है, और कंपनी ने बाकायदा सर्विसेज ऑफर्ड करी है, ठीक है। सर्विसेज किसकी? एक्चुरियल, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, राइट। तो कंपनी बोल रहा है कि यार आप तो यार एक्चुअली की सर्विस भी दे दो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी भी दे दो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सर्विसेज भी दे दो, ये सारी दे दो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मैंने सब अप्रूवल करवा लिया है, तो क्या दे सकता है कि नहीं दे सकता है। सिर्फ मैं आपको पहले ही बोल दूँ कि दिवाली का माहौल है, तो बनती बात है कि आपको ये फटाके, गाड़ियों वाड़ियों की आवाज़ आएगी, तो यार प्लीज़ इसको कंसीडर कर लेना, ठीक है। आपको अगर थोड़ी बहुत भी रीजनेबल आवाज़ आ रही है तो आप इसको कंसीडर कर लो, ठीक है। चलो, थैंक यू। हाँ, अब पॉइंट ये है कि ये सर्विसेज दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, तो आओ सेक्शन 144 पे, सर्विसेज नॉट टू बी रेंडर्ड है वो। तो देखो 144 क्या बोलता है कि ऑडिटर कैन ओनली गिव सर्विसेज विच वॉज अप्रूव्ड बाय बोर्ड और ऑडिट कमेटी। हाँ, ये सही बोला कि ऑडिटर जो है वो ही सर्विसेज दे सकता है जो ये बोर्ड और ऑडिट कमेटी ने अप्रूव करके रखी है। पर अगर बोर्ड और ऑडिट कमेटी गलत अप्रूव कर देंगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं गलत सर्विसेज दूंगा। बोर्ड और ऑडिट कमेटी ने अप्रूव करके रखा है, ठीक है, बट कांट गिव फॉलोइंग सर्विसेज। वो किसको? ना तो डायरेक्टली ना तो इनडायरेक्टली, ठीक है, टू कैश। पर इसमें भी जो है कंपनी, ठीक है, एसोसिएट नहीं आता, मतलब आप एसोसिएट को दे सकते हो, राइट, ठीक है, आप एसोसिएट को दे सकते हो, और कायदे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप नहीं दे सकते। और इररिस्पेक्टिव ऑफ अप्रूवल, जैसा कि इधर लिख के रखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ अप्रूवल। अब पॉइंट ये है कि ये कौन कौन से सर्विसेज है, तो हम ये याद रख लेते हैं, बैड माफिया। अब बैड माफिया क्या होता है? सी, या तो बैड माफिया हो गया या तो मर्द, ठीक है, मर्द, ठीक है, तो मैं बैड माफिया से बोलता हूँ। बी से बुक कीपिंग, ठीक है। अब ए बहुत बार आएगा, ठीक है, ए 3 बार आएगा, तो अपन बोलते थे ए से एक्चुरियल सर्विसेज, डी से डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, एम से मैनेजमेंट सर्विसेज, फिर ए से आएगा एडवाइजरी सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज, ठीक है। देखो ले देखिए, 9 सर्विसेज है और बैड माफिया 8 लेटर है, तो एक में 2 आएंगे, ठीक है, सिंपल सी बात। तो देखो अपना माफिया में आई आता है, अब आई से एक है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, ठीक है, और आई से है इंटरनल ऑडिट, तो मैं आई से इंटरनल ऑडिट बोलूँगा, ए से उसने एडवाइजरी में इधर कवर कर लिया, ठीक है। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि बी से है बुक कीपिंग, ठीक है, ए से है एडवाइजरी, ठीक है, एक्चुरियल सर्विसेज बोल दो, एडवाइजरी बोल दो, तो पहले मैं एडवाइजरी सर्विसेज बोल देता हूँ। डी से है डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ठीक है, डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। एम से मैनेजमेंट सर्विसेज आ गया, ए से एडवाइजरी सर्विसेज, एक्चुरियल सर्विसेज ये बोल दो, एफ से हो गया हमारा जो है एफ से पर्टिकुलर, सी एफ से है फिनेंशियल सर्विसेज, तो रेंडरिंग करना आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, तो हो गए एफ से फाइनेंशियल सर्विसेज के हमने रेंडरिंग आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस। तो आई से इंटरनल ऑडिट भी आ गया और आई से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी आ गया, ठीक है, तो आई से ये कवर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ओवर हुआ, तो एक तरीके से हमने आई का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब ऐसे केस में देखो इधर भी इतनी सारी सर्विसेज उन्होंने बोल दी, ठीक है, और फिर ये बोल दिया कि 143 अच्छा 143 141 3 का भी एग्जाम्पल इन्होंने ले लिया, और कायदे से सही भी है वो। सबसे पहले मैंने आपको ये बोला कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो नहीं दे सकते कैश को, जिसमें ए नहीं आता, ठीक है, मतलब एसोसिएट को आप दे सकते हो। 141 का सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? सी, ऑल्सो डिस्क्वालीफाई पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर, कि आप इसको ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते जो इंगेज है एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन कंसल्टिंग, ओके, 144 की सर्विसेज में इन्वॉल्व है, तो बनती बात है 141 3I भी इधर आ जाता है, ठीक है। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, देखो नोट ये भी करना कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप सर्विसेज नहीं दे सकते। डायरेक्टली मतलब कि आप तो खुद ही नहीं दे सकते, इनडायरेक्टली मतलब कि आपके रिलेटिव या कोई से पर्सन और एंटिटी जिसमें आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है वो भी नहीं दे सकता। वैसे ही फर्म में भी होता है, फर्म में जैसे फर्म नहीं दे सकती, फर्म में पार्टनर नहीं दे सकते, ठीक है, या फर्म की जो भी है पेरेंट, एसोसिएट,
एंटिटी सब्सिडियरी जो भी है, जहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मतलब कि पेरेंट, एसोसिएट, सब्सिडियरी या वो एंटिटी जिसमें आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, वो भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, अब देखो 1 सेकेंड, एक चीज़ और समझना कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं दे सकते, ठीक है। इनडायरेक्टली मतलब रिलेटिव नहीं दे सकते, या ऐसे लोग जिस लोगों पे के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, यही फॉर्म पे भी अप्लाई होता है। और आप समझो, दो एंटिटी, इसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में वो एंटिटी भी कवर है जो ट्रेडमार्क और ब्रांड यूज़ करती है फर्म का, पार्टनर का या इंडिविजुअल का, कि मेरा ब्रांड, मेरा ट्रेडमार्क कोई दूसरा यूज़ कर रहा है और मैं उसके थ्रू भी सर्विसेज नहीं दिलवा सकता, ठीक है। तो कि एक तरीके से वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो गया, और एक तरीके से आप बोल दो कि इनडायरेक्टली में कवर हो गया। तो इनडायरेक्टली में क्या है, एक तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो गया, और एक पॉइंट ये हो गया कि अगर वो अपना मेरा ट्रेडमार्क और ब्रांड यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इधर है कि मैं कैश को नहीं दे सकता, पर ए नहीं आता, और मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं दे सकता। इनडायरेक्टली का मतलब रिलेटिव और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया, और ट्रेडमार्क ब्रांड भी आ गया। सॉरी, चलो अगला क्वेश्चन। राम लिमिटेड इज़ अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। पेड अप कैपिटल 5 करोड़, पब्लिक बोरोइंग, ठीक है। सीए का अपॉइंट क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, पर ये अपॉइंट कर दिया 11 साल के लिए। अब ये फर्म को अपॉइंट किया, देखो लिखा हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, पर भैया आप नहीं कर सकते 10 साल से ज़्यादा, मतलब एक टर्म फॉर मैक्सिमम 5 ईयर्स, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो अपॉइंट, और मैक्सिमम 2 टर्म के लिए आप कंसिक्यूटिव अपॉइंट हो सकते हो। दैट डजंट मीन कि मैंने 10 साल के लिए अपॉइंट कर दिया, ये थोड़ी ना सही रहेगा। तो यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द प्रोविजन रिलेटिंग टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है, एंड कूलिंग ऑफ पीरियड। ठीक, तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर, कूलिंग ऑफ पीरियड, ठीक है, और ये दोनों का, इंडिविजुअल और ऑडिट फर्म दोनों का। एंड कमेंट अपॉन द फैक्ट ऑफ द केस, और इस पर भी कमेंट कर दो, ठीक है। तो फिर रोटेशन ऑफ ऑडिटर में क्या है कि अगर ऑडिटर इंडिविजुअल है तो वो अपॉइंट होगा फॉर अ टर्म ऑफ मैक्सिमम 5 ईयर्स, राइट। देन उसके बाद जो है एक टर्म 5 साल का मैक्सिमम, मतलब कि एक टर्म 2 साल का भी हो सकता है, पर 5 साल का मैक्सिमम। एंड देन कूलिंग पीरियड आ जाता है, ठीक है। यही जब फॉर्म में रहेगा तो 2 टर्म, ठीक है, 2 टर्म, इधर एक टर्म के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, उधर 2 टर्म्स तक के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, और वही 5 ईयर्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स ईच। देन फिर कूलिंग पीरियड आता है। सी क्या लिखा हुआ है कि देखो रोटेशन ऑफ ऑडिटर के प्रोविजन है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर, हाँ अभी सब लिमिट जब दे के रखा है तो लिमिट की भी बात होती है रोटेशन ऑफ ऑडिटर पे। रोटेशन ऑफ ऑडिटर सारी कंपनी से एप्लीकेबल थोड़ा ना होता है, एक पर्टिकुलर लिमिट रहती है। जैसे कि भाई क्या है कि लिस्टेड कंपनी या अदर प्रिस्क्राइब कंपनी। अब अदर प्रिस्क्राइब कंपनी में क्या है, अदर प्रिस्क्राइब कंपनी में एक तो पब्लिक कंपनी भी आती है और प्राइवेट कंपनी भी आती है, ठीक है, और पब्लिक प्राइवेट दोनों। सी पब्लिक कंपनी में पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, प्राइवेट कंपनी में पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा। ये हो गया पेड अप कैपिटल। और रही बात है बोरोइंग की, ठीक है, तो बोरोइंग में डिपॉजिट्स और लोन, ठीक है, हमने डिपॉजिट लिए हैं या लोन लिया है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, ये 50 करोड़ या उससे ज़्यादा, ये दोनों केस में आएगा, ठीक है। तो 10-50, 50-50। तो हमने देखा कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर में एप्लीकेबिलिटी कब होती है, ठीक है, तो प्रोविजन रिलेटिंग टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है, ये फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी से एप्लीकेबल होता है, बट एक्सक्लूडिंग ओपीसी स्मॉल कंपनी। ओपीसी स्मॉल कंपनी पे नहीं लगता, ठीक है। तो ठीक है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर में क्या है कि सी लोन, हाँ ठीक है, इंडिविजुअल एज एन ऑडिटर एक टर्म 5 कंसेक्यूटिव ईयर के लिए, और ऑडिट फर्म, ठीक है, आप एक टर्म से ज़्यादा, इधर मोर देन 1 टर्म, मतलब कि उन्होंने नेगेटिव सेंस में बोला कि मोर देन 1 टर्म और मोर देन 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स आप अपॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऐसे केस में भी देखो 11 साल के लिए नहीं हो सकते, ठीक है। और ये रोटेशन जो है, सबसे पहले तो ये देखो रोटेशन के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं क्या, 10-50, 50-50, ठीक है। ये है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पेड अप कैपिटल 50 देखी जाती है, ठीक है, पर पेड अप कैपिटल के हिसाब से तो नहीं है। तो 10-50, 50-50, बोरोइंग तो है कम से कम 100 करोड़, तो ऐसे केस में हो गया, ठीक है। और बोरोइंग में इधर डिबेंचर नहीं आता, वैसे तो डिबेंचर डिपॉजिट लोन साथ में चलते हैं, तो इधर डिबेंचर नहीं आता, ठीक है। तो ठीक है, तो ऐसे केस में लिखा हुआ है कि more than 1 term, therefore Ram can appoint Messrs Shyam and Company an auditor of a company for not more than 1। ओके, पार्टनरशिप फर्म थी कि ओके, ये अगर पार्टनरशिप फर्म मानते तो ऐसे केस में 2 टर्म हो जाते, क्या लिखा हुआ है। पर हाँ, एक बार में आप एक ही टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हो। तो लिखा हुआ है कि Messrs Shyam shall hold office from the conclusion of this meeting up to conclusion of 6th AGM, ठीक है, and thereafter can be reappointed। 11 साल के लिए तो वैसे भी नहीं हो सकते, 10 साल के लिए भी नहीं हो सकते, ठीक है।
मैसर श्याम जो है शेल होल्ड ऑफिस फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ दिस मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM एंड देन देयर आफ्टर रीअपॉइंट होंगे, ठीक है, एज ऑडिटर फॉर 1 more term of 5 years. द अपॉइंटमेंट शेल बी सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन. अब ये जो अपॉइंटमेंट है शेल बी सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन बाय मेंबर एट एवरी AGM. तो ये अपॉइंटमेंट होगा और रेटिफिकेशन भी होगा, ठीक है. तो देखो, जब भी अगर ऐसा बोलने में आए कि जो फर्म है अपॉइंटेड फॉर 10 years है, तो आप बोलते ना कि फर्म अपॉइंट फॉर 10 years, तो बिल्कुल भी नहीं होगा. क्या लिखा हुआ है कि फर्म शैल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दिस मीटिंग, इस मीटिंग के कंक्लूजन से 6th मीटिंग के कंक्लूजन तक, ठीक है, फर्म अपना ऑफिस होल्ड करेगी, ठीक है, फर्म अपना ऑफिस होल्ड करेगी एंड देयर आफ्टर कैन बी रीअपॉइंट. तो फर्म एक बार में एक टर्म के लिए अपॉइंट हो सकती है, देन जो है रीअपॉइंट होगी एज ऑडिटर फॉर 1 more term of 5 years, ठीक है, और रीअपॉइंटमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू, और दिस अपॉइंटमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन. अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड एज एट 31 March इज एज अंडर, ठीक है, ये बैलेंस शीट देख रखी पूरी की पूरी. अब समझो, अब वो बोल रहे हैं कमेंट ऑन द प्रेजेंटेशन. आप प्रेजेंटेशन पे कमेंट करो इन द टर्म्स ऑफ शेड्यूल 3. शेड्यूल 3 के हिसाब से प्रेजेंटेशन पे कमेंट करो. अब सी ये कंपनी ऑडिट में कैसे आ गया, तो ये थोड़ा सा तो ये क्लियर कट शो कर रहा है कि ये कंपनी ऑडिट में जो है ये पर्टिकुलर इन्होंने बाकायदा इसमें अकाउंट्स को भी जोड़ लिया. कंपनी जैसे कि 139 से 148 बोलते हैं ना अपन, तो ये 128 से ही उन्होंने ले लिया. पर इसके लिए आपको शेड्यूल 3 का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है. शेड्यूल 3 का नॉलेज अगर प्रॉपर तरीके से होगा तब जाके जो है आप ये कर पाओगे परफॉर्म, ठीक है. तो पहले आप इनका एक बार देख लेते हैं कि इक्विटी कैपिटल है. इक्विटी कैपिटल में सबसे पहले मैं शेड्यूल 3 के नोट्स आपके लिए ओपन कर देता हूँ. सबसे पहले सी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ जो होता है वो पर्टिकुलर जो है बाकायदा देखो. तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ जो होता है ना, इसमें सुंदर सुशील नटखट चुलबुली, क्या लिखा हुआ है, सुंदर सुशील नटखट चुलबुली, मतलब कि एस से होता है हमारा शेयर होल्डर फंड, फिर से एस से एक और होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर एन से नॉन करंट लायबिलिटी नटखट हो गया, और सी से करंट लायबिलिटी हो गया, ठीक है. तो क्या होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. तो सबसे पहले हम ये बाइफर्केशन देख लेते हैं. देखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ तो सबको पता है, ठीक है, एसेट भी सबको पता है. सुंदर सुशील नटखट चुलबुली देख लेते हैं. ये सुंदर शेयर होल्डर फंड, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी नटखट, ठीक है, ये नटखट हो गया, और फिर ये हो गया हमारा चुलबुली, ठीक है, ये हो गया हमारा. फिर यही जब एसेट की साइड में देखें तो नटखट और चुलबुली, मतलब कि वही नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, ये हो गया हमारा, ठीक है. अब इसके अंदर का, अब शेयर होल्डर फंड ऑब्वियस सी बात है कि इक्विटी कैपिटल, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस, ईसॉप आउटस्टैंडिंग देके रखा है, शेयर एप्लीकेशन मनी, नॉन करंट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी देके रखा है, करंट लायबिलिटीज़ देके रखा है, नॉन करंट एसेट देके रखा है, करंट एसेट देके रखा है, ठीक है. अब समझो, अब करंट एसेट में देखो कुछ कुछ चीज़ें तो आपको गड़बड़ दिखेगी, जैसे कि जो है ये तो अपेरेंटली दिख रही है कि डेबिट बैलेंस इधर देके रख दिया, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है. DTA और DTL को साथ में दे दिया, ठीक है, ये तो दोनों में से कोई सा एक ही होगा, इधर DTL दे दिया, इधर DTA दे दिया, ये तो साथ में, तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है. इनफैक्ट कैपिटल WIP भी ऐसे दे के रखा है. तो सबसे पहले आप समझते क्या लिखा है इसमें, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस आर टू बी रिफ्लेक्टेड अंडर हेडिंग शेयर होल्डर फंड. ओके, तो जो हम बात कर रहे थे इधर हेडिंग कहाँ है, राइट. तो पहला पॉइंट तो यही आ गया कि तुम्हारी हेडिंग किधर है, ठीक है. और ये तो डाउट हमारा आ ही रहा था, हमने भले ही इसको हाईलाइट कर लिया पर हमको ये दिख रहा था कि इसमें हेडिंग नहीं है. तो लिखा हुआ है कि शेयर एप्लीकेशन एंड रिजर्व एंड सरप्लस आर टू बी रिफ्लेक्टेड अंडर द हेडिंग शेयर होल्डर फंड विच इज़ नॉट शोन, ये शो नहीं करा व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, ऑल्दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी येट इट मस्ट बी शोन, ठीक है. ये आपको शेयर होल्डर फंड में बताना था. द हेडिंग शेयर होल्डर फंड इज मिसिंग इन द बैलेंस शीट, ये तो मिस ही हो रहा था, ठीक है. अब देखो रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो जीरो बैलेंस शो कर रहा है विच इज़ नॉट करेक्ट इन द गिवन केस. डेबिट बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ P&L का ये नेगेटिव फिगर में अंडर दी हेड सरप्लस इनको ऐसे शो करना था. द बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस आफ्टर एडजस्टिंग नेगेटिव बैलेंस ऑफ सरप्लस शैल बी शोन अंडर दी हेड रिजर्व एंड सरप्लस इवन इफ द रिजल्टिंग फिगर इज नेगेटिव. तो सिंपल सी बात है, देखो शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस आता है, ठीक है. एक तो सबसे पहले हेडिंग ही मिसिंग थी, फिर ये बोलना चाह रहे हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस में जीरो बैलेंस है, डेबिट बैलेंस शो कर रहा है नेगेटिव फिगर में. तो क्या लिखा है, द बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस आफ्टर एडजस्टिंग नेगेटिव बैलेंस ऑफ सरप्लस शैल बी शोन, ठीक है. तो भले ही नेगेटिव हो तो आपको ऐसे ही शो करना था. ये पर्टिकुलर पॉइंट हो गया. अब देखो शेड्यूल 3 रिक्वायर्ड दैट ESOP शुड बी डिस्क्लोज अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस. अब ये ESOP को अलग से मत करो,
इसको रिजर्व एंड सरप्लस में ही शो करो, तो ईसॉप आउटस्टैंडिंग भी इधर से इधर ही शो होगा, अलग से शो नहीं होगा। तो आपको जो गड़बड़ दिख रही है, एक तो ये नेगेटिव फिगर, ठीक है, ईसॉप आउटस्टैंडिंग, ये भी आपको गड़बड़ दिखी, ठीक है। तो पर्टिकुलर ईसॉप आउटस्टैंडिंग जो है ये भी रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही शो होगा। ये हमने इधर नोट भी कर लिया कि जो पर्टिकुलर हमारा ईसॉप आउटस्टैंडिंग है, तो इवन इफ रिजल्टिव फिगर नेगेटिव आए वो तो ठीक है, हमको रिजर्व एंड सरप्लस भी बताना पड़ेगा और ईसॉप आउटस्टैंडिंग भी इधर ही इंक्लूड होगा। फिर शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, तो क्या लिखा हुआ है कि शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल है कैन बी शोन अंडर द हेडिंग अदर करंट लायबिलिटी। एक होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है, पर इधर क्या देख रखा है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या देख रखा है, शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल, राइट। तो क्या लिखा हुआ है कि शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल कैन बी शोन अंडर सब हेडिंग अदर करंट लायबिलिटी एज दिस इज रिफंडेबल एंड नॉट पेंडिंग। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी जो पेंडिंग है, तो ये रिफंडेबल है, कोई पेंडिंग ऑफ अलॉटमेंट नहीं है। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑफ अलॉटमेंट नहीं है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं है, तो ऐसे केस में वो इक्विटी लायबिलिटी का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो सी शेयर एप्लीकेशन मनी जो रिफंडेबल है वो अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा, ठीक है, वो अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा, और वो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में नहीं जाएगा। तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होना, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट अलग होता है और शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल अलग होता है। चलो अब क्या है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हैज़ बीन करेक्टली शोन अंडर नॉन करंट लायबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है कि जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है वो नॉन करंट लायबिलिटी में ही जाएगा, ठीक है। बट डेफर्ड टैक्स असेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोथ कैन नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट। तो डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो रही बात है तो दोनों एक साथ, ठीक है। तो ठीक है, ये तो हमने देख लिया। बाकी फिर आती है अंडर द मेन हेडिंग नॉन करंट एसेट। सी नॉन करंट एसेट, ठीक है, ठीक है, फिक्स एसेट आर फर्दर क्लासिफाइड अंडर द मेन हेडिंग नॉन करंट एसेट, ठीक है, फिक्स एसेट फर्दर क्लासिफाइड। देखो जैसे हमने देखा है कि दो हेडिंग होती है, एक तो नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, ठीक है। तो जो नॉन करंट एसेट में हम देखते हैं, ठीक है, अब समझो इसमें हम पढ़ते हैं फाइन टीवी इज कॉस्टली इन न्यू दिल्ली लोकेटेड ऑफिस। सबसे पहले फाइन, तो एफ होता है हमारा फिक्स एसेट, मतलब हो गया हमारा पीपी। अब पीपी के अंदर आता है टीवी इज कॉस्टली इन, टी से है टेंजिबल, आई से है इंटेंजिबल एसेट, सी से कैपिटल WIP और आई से इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो ठीक है, तो कीपिंग इन द व्यू अबाउ, सबसे पहले फाइन टीवी इज कॉस्टली इन न्यू दिल्ली लोकेटेड ऑफिस। तो फाइन टीवी इज कॉस्टली इन टेंजिबल इंटेंजिबल कैपिटल WIP इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो टीवी इज कॉस्टली इन हो गया। फिर न्यू दिल्ली लोकेटेड ऑफिस, न्यू दिल्ली से, एन से हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डी से हो गया हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ठीक है, मतलब डेफर्ड टैक्स हमारा नॉन करंट रहते हैं, कभी करंट नहीं रहते। एल से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो न्यू दिल्ली लोकेटेड और अदर नॉन करंट एसेट, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब कीपिंग इन द व्यू अबाउ, जैसे कि हम देखें कैपिटल WIP, सबसे अगर हम देखें 1 सेकेंड, कैपिटल WIP, तो सबसे पहले कैपिटल WIP जो है वो फिक्स एसेट के अंदर आता है। और जब फिक्स एसेट के अंदर आता है तो इसको अलग से क्यों दिखाया है, तो यही लिखा है कीपिंग इन द व्यू अबाउ कैपिटल WIP शुड बी शोन अंडर फिक्स एसेट एज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। द अमाउंट ऑफ कैपिटल एडवांसेस इंक्लूडेड इन कैपिटल WIP शैल बी डिस्क्लोज्ड अंडर द हेडिंग लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सी कैपिटल WIP और कैपिटल एडवांसेस अलग होता है। अगर इसमें इंक्लूड है कैपिटल एडवांसेस, सबसे पहले कैपिटल WIP को तो फिक्स एसेट के अंदर शो करना था, और रही बात आती है कैपिटल एडवांसेस की, तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं, ठीक है, अंडर द हेडिंग नॉन करंट एसेट। फिर वही बात आती है कि डेफर्ड टैक्स एसेट जो भी है वो नॉन करंट एसेट में शो होना चाहिए, ठीक है। तो डेफर्ड टैक्स एसेट वो करंट एसेट में शो करके रखा है, ये हो गया हमारा। देन उसके बाद जो है सब्सिक्वेंट टू द नोटिफिकेशन ऑफ MCA जो भी है, ट्रेड पेबल शुड बी डिस्क्लोज एज फॉलोज। ट्रेड पेबल को हमको डिस्क्लोज कैसे करना पड़ता है ये बता के रखा नोटिफिकेशन के आधार पे। MCA का नोटिफिकेशन था कि जो ड्यूज़ है जो MSME को है, ड्यूज़ ऑफ MSME एंड ड्यूज़ ऑफ क्रेडिटर जो अदर देन MSME, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि जो MSME ड्यूज़ ऑफ MSME एंड ड्यूज़ ऑफ जो है क्रेडिटर अदर देन MSME। तो ठीक है, बहुत सारे इसमें एरर थे, ठीक है, बहुत सारे एरर थे। अब तो देखो, एक तो स्टेटमेंट, ठीक है, डेबिट बैलेंस इधर एरर था। डेफर्ड टैक्स एसेट जो करंट एसेट में दिखा के रखा है उसको पहले तो नॉन करंट एसेट में दिखाना चाहिए, इनफैक्ट उसको नेट करके शो करना चाहिए। कैपिटल WIP वो फिक्स एसेट के अंदर शो करना चाहिए, उसको अलग से शो करके रखा हुआ है। जबकि नॉन करंट एसेट में देखा जाए तो बाहर सिर्फ ABCD आ सकते हैं, फिक्स एसेट, फिर टीवी इज लोकेटेड इन, फाइन टीवी इज लोकेटेड इंटेंजिबल कैपिटल WIP, ठीक है, और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट सब उधर आते हैं।
ठीक है। फिर टीवी न्यू दिल्ली लोकेटेड ऑफिस, ठीक है, तो फाइंड न्यू दिल्ली लोकेटेड ऑफिस, ये आता है मेन में। तो कैपिटल WIP की पोजीशनिंग अलग थी, कैपिटल एडवांसेस अलग जगह आ रहा है। इनफैक्ट मनी रिफंडेबल वो हमको सोचना चाहिए, ठीक है, इसको नेटिंग करके शो करना है। इस पर पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है, ठीक है, इसको नोटिफिकेशन सब दर्शाया है। रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव भी आया तो चलेगा। फिर जो है इक्विटी लाइबिलिटीज़ की पर्टिकुलर हेडिंग ये मिसिंग थी। तो ले देखिए बहुत सारे एरर्स थे इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, द MD ऑफ अ कंपनी हैज़ कमिटेड टीमिंग एंड लेटिंग फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व हैज़ बीन हवर सब्सिक्वेंटली आफ्टर द ईयर एंड। तो ईयर एंड के बाद डिपॉजिट कर दिया, पर फ्रॉड तो था, पर अमाउंट डिपॉजिट भी कर दिया। अब क्या करोगे आप? सबसे पहले फ्रॉड आ गया ना, तो ऐसे 240 आ सकता है, ठीक है, तो ऐसा भूलना नहीं, फ्रॉड की बात है तो ऐसे 240 आ सकता है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये फ्रॉड सबसे पहले किसने करा है समझो। अभी अपन ने क्या पढ़ा था, ऐसे 143 सबसेक्शन 12 में, एनी फ्रॉड इज कमिटेड ऑन द कंपनी बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय, राइट। तो उसमें ऑफिसर में तो सभी आ जाते हैं, ठीक है, और 143(12) में यही होता है, इफ़ एन ऑडिटर हैज़ रीजन टू बिलीव दैट फ्रॉड, एक्चुअल फ्रॉड हो या सस्पेक्टेड फ्रॉड हो, कमिटेड ऑन कंपनी बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय, ठीक है। अब ऐसे केस में और उसका अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो हम सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। पर अगर 1 करोड़ से कम है तो बोर्ड और ऑडिट कमेटी को ही कर देते हैं रिपोर्ट। तो सबसे पहले इधर देखो कि MD जो है उन्होंने टीमिंग एंड लेडिंग फ्रॉड किया है, द फैक्ट दैट द अमाउंट इन्वॉल्व हैज़ बीन सब्सिक्वेंट डिपॉजिटेड, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऑडिटर को 240 के हिसाब से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना था। तो ऐसे 240 में ऑडिटर की क्या रहती है, ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल एज पर ऐसे 240 ऑडिटर नीड टू परफॉर्म प्रोसीजर, ऑडिटर अपना प्रोसीजर परफॉर्म करता है और देखता है कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या मटेरियली मिसस्टेटेड है, बिकॉज एन इंस्टेंस ऑफ फ्रॉड कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन आइसोलेटेड अकरेंस। देखो ऑडिटर को चेक करना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड है, क्योंकि ऐसा नहीं कि फ्रॉड हमेशा एक छोटा सा ही फ्रॉड होता है। इंस्टेंस ऑफ फ्रॉड जो है वो कभी भी आइसोलेटेड ऑकरेंस नहीं होता, ठीक है। तो जो फ्रॉड है कभी भी एक आइसोलेटेड ऑकरेंस नहीं होता। ये ऑडिटर के लिए ज़रूरी हो जाता है टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर। तो वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे और रिवाइज करे रिस्क असेसमेंट को, ठीक है। तो ऑडिटर अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करता है। जब भी फ्रॉड हुआ ना तो मतलब रिस्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि फ्रॉड आइसोलेटेड अकरेंस तो है नहीं। तो ऐसे केस में ऑडिटर जो है अपना जो है रिस्क असेसमेंट रिवाइज कर देता है। तो जब भी ऐसे फ्रॉड के इंस्टेंसेस दिखते हैं, सबसे पहली बात ऑडिटर नीड टू परफॉर्म प्रोसीजर कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर को प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ते हैं, ये देखना पड़ता है कि क्या फिनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ता है, क्योंकि फ्रॉड भले ही छोटा सा हुआ हो, ठीक है, बट फ्रॉड कभी भी आइसोलेटेड ऑकरेंस नहीं होता है, ठीक है। इंस्टेंस ऑफ फ्रॉड कभी भी आइसोलेटेड ऑकरेंस नहीं होता। तो ये ऑडिटर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, टू अप्लाई द प्रोसीजर एंड चेक वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडिटर, वो ऑडिटर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर एंड रिवाइज द ऑडिट रिस्क असेसमेंट, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब सी क्या लिखा हुआ है, सेकेंडली द ऑडिटर नीड्स टू कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ फ्रॉड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल से स्टार्ट किया, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे 240 का ध्यान। सेकेंडली ऑडिटर नीड टू कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ फ्रॉड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फ्रॉड का इम्पैक्ट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एंड इट्स डिस्क्लोजर इन ऑडिट रिपोर्ट। तो एक होता है ऐसे 240 की जिम्मेदारी पूरी करो, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर मटेरियली मिसस्टेटेड, ऑडिटर अपना रिवाइज करेगा, ठीक है, ऑडिट रिस्क असेसमेंट, ठीक है। तो अपने डिस्क्लोजर भी करेगा अपने ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है। वो कम्युनिकेट भी करेगा मैटर चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। और इनफैक्ट ये रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस जो हमने प्रीवियसली ऑब्टेन करे थे, क्योंकि MD इधर दिक्कत में है ना, इधर MD ने ऐसा करा है, तो रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस जो हमने प्रीवियसली ऑब्टेन करे थे उस पर भी एक जेन्युइन कंसर्न रेज करता है। तो पहला हो गया ऐसे 240, दूसरा हो गया उसका इम्पैक्ट, फ्रॉड का इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एंड डिस्क्लोजर इन ऑडिट रिपोर्ट। तीसरा कम्युनिकेट करना। चौथा जेन्युइन कंसर्न इधर भी रेज कर रहा है। फिर 143(12) इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज रीजन टू बिलीव कि फ्रॉड जो है इज और हैज़ बीन कमिटेड अगेंस्ट कंपनी बाय ऑफिसर एम्प्लॉय, इमीडिएटली रिपोर्ट करें सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। ये हो गया हमारा। और ऑडिटर को जो है कारो पैरासी क्लॉज 10 कि फ्रॉड बाय कंपनी या फ्रॉड ऑन कंपनी, इधर फ्रॉड ऑन कंपनी भी है और फ्रॉड बाय कंपनी भी है, जो भी नोटिस और रिपोर्टेड है। और अगर ऐसा है कि फ्रॉड बाय कंपनी या फ्रॉड ऑन कंपनी,
बाय ऑफिसर एम्प्लॉय। ये अगर नोटिस और रिपोर्टेड है तो ऐसे केस में नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व टू बी बताना पड़ेगा। तो सी इसमें हमने ना बहुत सारी चीज़ें देखी। सबसे पहले टीमिंग एंड लेडिंग फ्रॉड था। हमने सबसे पहले देखा कि ऐसे 240 के मुताबिक ऑडिटर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी चाहिए, इन द सेंस कि ऑडिट एक फ्रॉड जो होता है वो आइसोलेटेड प्रोसीजर नहीं होता है। ऑडिटर को अपनी ऑडिट प्रोसीजर लगानी चाहिए कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर मटेरियली मिसस्टेटेड। ऑडिटर को रिवाइज करना चाहिए अपना ऑडिट रिस्क असेसमेंट। देन फिर बात आती है कि इम्पैक्ट ऑफ फ्रॉड, कि उसका फ्रॉड का इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ऑडिट रिपोर्ट पे भी रहेगा। कम्युनिकेट भी करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ऑडिट कमेटी को। फिर आती बात ऐसे 580 की, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर ने फ्रॉड किया है, राइट। तो इट रेज द जेन्युइन कंसर्न ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। एंड देन फिर 143 सबसेक्शन 12 एंड कारो पैरा 3 क्लॉज 10 आ जाता है। वो इस तरीके से 6 पॉइंट आ जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो वापस वही AS 9 का आ गया, ठीक है। फिर सेक्शन 52 कंपनीज एक्ट का आ गया। 1 सेकेंड, ये AS 9 की क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि ये इधर क्यों आ गए, खैर ठीक है। पर ये सेक्शन 52 कंपनीज एक्ट का, ये शेयर प्रीमियम अकाउंट आ गया। एक बार देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं। सी इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम जो है फर्दर क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। बाय।